हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। मैं दिलीप खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन बात कर रहे थे, अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने को है। ये शायद उसका लास्ट टॉपिक है। अपन ने इसके जो हमने पीछे वाला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था? अपन ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या होती है अपन ने डेरिवेशन भी किया था। रदरफोर्ड क्या होता है उसने क्या बताया था और क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था वो भी पता लगा था। तो अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड का तो अपन ने पढ़ लिया था, तो अपन ने एक रिलेशन निकाला था। उसके जस्ट आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है अपने पास, हॉपस्टेडर एक्सपेरिमेंट। यानी जो टॉपिक का नाम है आज का वो है अपने पास हॉपस्टेडर एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखना क्या अपन को, हॉपस्टेडर एक्सपेरिमेंट ये एक तो दो वैज्ञानिक ने दिया, एक तो हॉपस्टेडर तथा एक था स्टैनफोर्ड। हॉपस्टेडर तथा स्टैनफोर्ड, ये दो वैज्ञानिक थे अपने पास। इन्होंने ये क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इससे निकालते कि इससे अपन निकालते द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं और आवेश घनत्व भी निकाल सकते हैं। यानी द्रव्यमान तथा आवेश घनत्व की क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं। क्या किसी भी नाभिक पर आवेश घनत्व होगा यानी न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो अपने पास ये दो साइंटिस्ट हुए थे, ये थे अपने पास द्रव्यमान तथा आवेश घनत्व, इसको कहते हैं मास और इसको कहते हैं अपन चार्ज डेंसिटी। निकाल सकते हैं इससे जो न्यूक्लियस पर चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है वो अपन निकाल सकते हैं। थर्ड है कि अपने पास जो ये किस सिद्धांत पर, यानी ये जो सिद्धांत काम में लेता वो लेता अपना रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। यानी जो अपन ने इसके पीछे वाला क्लास के देखा था, रदरफोर्ड का डेरिवेशन देखा था, उसमें जो अपन ने मैथमेटिकल एक्सपेंशन निकाला था कि इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, तो वो रिलेशन क्या आया था, उसी को ये सिद्धांत क्या कह रहा है, काम में ले रहा है। तो रदरफोर्ड एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पर क्या है, आधारित है। तो ये तीन चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या करना है अपन को। देने वाले साइंटिस्ट हॉपस्टेडर तथा स्टैनफोर्ड ने निकाल क्या कह सकते हैं, इससे द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व भी निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन इसलिए करना है क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अपने पास एक वर्ड आता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा, तो उसके वो किस पर डिपेंडेंट होता है, तो वो वाला डेरिवेशन है ये। तो ये हो जाएगा अपने पास तीन बात हो जाएगी इसमें। एक रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत पर काम करता है, दो देने वाले वैज्ञानिक थे और द्रव्यमान तथा आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके इस सीधे डेरिवेशन पे आते हैं। पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर उसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो जब डेरिवेशन देखते हैं तो अपन जानते हैं कि अपन ने देखा है कि ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के सिद्धांत पर काम करता है। तो रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से अपन ने रिलेशन निकाला था, याद होगा सभी को। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से किस किस में रिलेशन निकाला था हमको, हमने इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल। यानी जो स्मॉल बी लिया था किसके अपन आया था, के अपॉन में 2e cot 5/2, जहां पर के क्या था 2kz², यानी ये बड़ा के था वो क्या था, स्मॉल के था। तो ये वाला रिलेशन तो क्या कर चुके हैं अपन, पहले निकाल चुके हैं। अब अपन को केवल यहाँ पे एक ही चीज निकाले, यहाँ पर निकालना इस एक्सपेरिमेंट से क्रॉस सेक्शन एरिया यानी सिग्मा। यदि सिग्मा की बात की जाए तो सिग्मा का जो फॉर्मूला काम में लेते वो लेते b/sin⁵ और db/d⁵, ये वाला फॉर्मूला काम में लेते। तो जहां पर ये सिग्मा क्या कहलाता है अपना, सिग्मा कहलाता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर अपन कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी जो स्कैटरिंग का एरिया होता है उसी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये क्या है, b/sin⁵ db/d⁵। तो अपन को ये चीज निकालनी है, तो जो ये चीज निकालनी है तो इसको क्या करना है, सबसे पहले अपन ये b जानते हैं, ये वाली चीज निकालनी है, तो सबसे पहले तो अपन को चाहिए ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म निकालने के लिए क्या करें, इसका डिफरेंशियल कर दे किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। तो हम इक्वेशन 1 से कर सकते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, db/d⁵ निकाले, यानी फाई के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू फाई। तो वो हो जाएगा db/d⁵, k/2e, तो ऐसे का ऐसे, k/2e ऐसे का ऐसे। अब क्या करना है, cot फाई का होता है अपने पास माइनस का cosec स्क्वायर 5/2, और ये क्या हो जाएगा 5/2 के साथ क्या, जब फाई का होगा तो 1/2। इसको मैं यदि आगे लाऊं तो db/d⁵ क्या हो जाएगा अपने पास, db/d⁵ k/4e बार माइनस आ जाएगा और cosec स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी अपने पास 3। नेक्स्ट बात करते हैं,
जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसके आगे क्या आ जाएगा अपने पास। यदि डी बी अपॉन में डी फाइव निकालना है तो डी बी अपॉन में डी फाइव तो निकल गया अपना। क्या करना था, केवल फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड से काम में लेना है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा इज इक्वल टू बी, क्या बी तो अपने पास जो कंप्लीट फॉर्म है, यानी के अपॉन में 2e कॉट 5/2, ये तो बी है अपना। इसके नीचे क्या था, साइन फाइव है, तो ये साइन फाइव लिख दिया ऐसे का ऐसे। और साथ में क्या है, डी बी अपॉन में डी फाइव, तो डी बी अपॉन में डी फाइव जो अपना निकला है वो मैं लिख सकता हूँ, यानी माइनस का के अपॉन में 4e, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 5/2। अब देखो मैं इसको, जब ये कॉट है इसको भी मैं क्या करता हूँ कॉस साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा के अपॉन में 2e कॉस 5/2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन 5/2। ये किसका हो जाएगा, कॉट 5/2 का चेंज कर दिया। साइन 5 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 साइन 5/2 और कॉस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन में 4e, और साथ में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 5/2। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो कुछ कटने वाला है क्या इसमें, देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास नीचे क्या रहेगा अपने पास, तो के अपॉन में देखो 1/2 बार आ गया, के अपॉन में मैं लिख सकता हूँ इसे ये, और ये क्या हो जाएगा के अपॉन में 8e, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 8e² अपॉन में के स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 5/2 अपॉन में क्या रह जाएगा अपने पास 2 साइन 5/2, यानी 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, देखो ये तो हो गया अपने पास। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यदि ये 1/4 है, यदि 4 को मैं क्या करूँ ऐसे लिख सकता हूँ के अपॉन में, देखो एक ये 2 भी है, तो ये 2 तो मैंने क्या ले लिया यहाँ ले लिया, तो इसको तो हटा दो, यानी ये क्या था 2e था, 2e और 4 दूनी 8e स्क्वायर हो गया, तो ये तो ये बनी, और ये 2 का आ गया अपना r आ गया, तो ये हो गया अपने पास के स्क्वायर अपॉन में 2e, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यदि डायरेक्ट लिखना हो तो क्या लिखोगे 1/2 के अपॉन में 8e का स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूँ यदि कॉसेक साइन इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 4/5/2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा अपना सिग्मा आ जाएगा। और आपको लिखना हो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 8 है, 8 में को क्या करूँ मैं 4 लिख सकता हूँ, यानी 1/2 के स्क्वायर अपॉन में, देखो 4 तो क्या ले लिया बार ले लिया, यानी क्रॉस में इसका 4 बार ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, करना क्या अपन को 8 करना है, तो 1/2 तो अलग ले लिया, के अपॉन में 2e का स्क्वायर ले लिया, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक 4/5/2। तो देखो इसमें क्या हो गया के अपॉन में 2e यानी 4, ये कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना था 8, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1/4, यानी पहले से 2 था और बाहर क्या आ जाएगा 4, के स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर, तो वापस क्या हो जाएगा वही 16 बन जाएगा, तो ये अपना क्या आ गया यहाँ पे सिग्मा आ गया। तो ये क्या अपना एक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सिग्मा किस पर डिपेंडेंट है, या फिर कह सकते हैं कि बी किस पर डिपेंडेंट है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन एक ही होता है कि वहाँ पर इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और इस बी को फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, यानी कई बार तो दे देते हैं कि सिग्मा किस पर डिपेंडेंट है और 4 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, और जो ऑप्शन आएंगे उसमें ये भी होगा और वो भी होगा, ये भी फिक्स है। तो इसमें ये भी काम आपको याद रखना और ये भी क्या करना है आपको याद रखना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 के अपॉन में 2e और कॉसेक 4/5/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और जो बार माइनस चल रहा था वो माइनस चल ही रहा है, ध्यान रखना, अपन लगाना भूल गए। यहाँ पे जो बार माइनस था ये बार माइनस यहाँ तक तो था, यहाँ भी चल ही रहा है अपने पास। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास सिग्मा आ जाएगा। अब इसको मैं के अपन जानते क्या था, के अपने पास के अपन ने क्या माना था, जब रदरफोर्ड का डेरिवेशन किया था अपन ने, उसमें के कुछ माना था अपन ने कि बड़ा के किसके इक्वल होता है। अपन ने जो माना था वो क्या माना था, के इज इक्वल टू माना था 2 स्मॉल के, यानी 2, ये तो क्या था बड़ा के 2k/z² माना था अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा अपने पास
ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 अपॉन में के को मैं लिख सकता हूँ 2 स्मॉल के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2e का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा कोसेक 4 5/2। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो अपने पास क्या बचेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर और साथ में स्क्वायर कोसेक 4 5/2। तो इसको भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या हो सकता है अपना एक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है जो डिपेंडेंट करता है इस पर। अब देखो यदि के की बात करें तो के अपने पास क्या होता है, के इज इक्वल टू, जब के होना चाहिए तो के क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या थी वहां पे, वही 9 × 10⁻⁹ या फिर मीडियम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या था अपने पास, जो k/2 ही था तो वो तो क्या कर लिया 2 ही ऐसे का ऐसे रख लिया। अब क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट करेंगे कि इसको क्या करेंगे के की फॉर्म में बदले, यानी 1/4, यहाँ पे क्या है के स्क्वायर है तो के स्क्वायर भी कितना हो जाएगा अपने पास, देखो ये 4 था तो ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, के इज इक्वल टू 2 के जेड ई स्क्वायर और 2e स्क्वायर, यानी के सही है। तो ये हो जाएगा -1/4। फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, यानी के की वैल्यू क्या हो सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन में ई, अगर निर्वात या वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन, नहीं तो वही, और कोसेक 4 5/2। तो ये भी क्या हो सकता है अपना एक सिग्मा हो सकता है, यानी सिग्मा की इतनी वैल्यू हो सकती है अपने पास, यानी जो जो अपन चाहे वो क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा। तो ये तो क्या था अपने पास डेरिवेशन था, तो ये तो हो गया अपना डेरिवेशन। अब अपन बात करते हैं कि सिग्मा, केवल आपको डिपेंडेंट यही याद रखना कि ये तो सब क्या एक तरह से कांस्टेंट है, तो अपने पास जो डिपेंडेंट रहेगा सिग्मा, डिपेंडेंट क्या रहेगा अपने पास सिग्मा प्रोपोर्शनल कोसेक 4 5/2। बस ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका मैं डेरिवेशन भी जो आपके पास जो पीडीएफ है जो वीडियो के लास्ट में आएगा वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐसे नोट्स के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा अपना डेरिवेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। हमने डेरिवेशन कर लिया है, अब उसके बाद आते हैं अपन इसके एक्सपेरिमेंट के, यानी जो अपना एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था वही जो डेरिवेशन किया था हॉफस्टाडर प्रयोग। तो इसका मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है, आपके सामने दिख ही रहा होगा सबको क्लियर। तो अपने पास क्या ये वाला जो डायग्राम है यही अपना क्या एक एक्सपेरिमेंट है हॉफस्टाडर का, जो किसने दिया था अपने पास हॉफस्टाडर तथा स्टैनफोर्ड ने। तो देखो सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप आती है, इसमें फर्स्ट है अपने पास एक्सीलरेटर, यानी अपन कह सकते हैं कि त्वरक। त्वरक क्या काम करता है, यानी कोई भी पार्टिकल होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी पार्टिकल मान लो या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित पार्टिकल मान लो, चार्ज मान लो, वो उसको क्या करेगा वेलोसिटी में चेंज देगा। वेलोसिटी में यानी साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन में त्वरक टाइप का भी कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है अपने त्वरक का मीनिंग होता है कि वो किसी की पार्टिकल की वेलोसिटी में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है त्वरक। यानी त्वरक का काम क्या होता है, कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो उसको त्वरित करना, त्वरित करने का मीनिंग है कि उसको ज़्यादा स्पीड से बढ़ाना। तो अपने पास मान लिया कि यहाँ पे क्या अपने पास कोई भी त्वरक है, ये वाले फिर अपन ने क्या माना है उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज। तो ये तो जो अपने पास क्या है त्वरक है, त्वरक में जो पार्टिकल या जो कण काम में लिया वो अपन ने लिया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वो बात करेंगे अपन, सबसे पहले इसके पार्ट देख लेते। तो उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे ये क्या लग रही है अपने पास स्लिट लग रही है। स्लिट क्या काम आती है अपने पास, जो पुंज जा रहा है उसको समांतर करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट आता है अपने पास चुंबकीय विक्षेपक, उसमें क्या रहता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहता है। इसके बाद अपने पास आता है अपने पास जो मेन प्रोसेस है वो है अपने पास स्कैटरिंग रूम, यानी कह सकते हैं अपन प्रकीर्णन कक्ष। तो ये प्रकीर्णन कक्ष क्या होता है अपने पास, प्रकीर्णन कक्ष वही होता है जिसमें अपना क्या रख रखा है अपन ने कोई भी टारगेट या लक्ष्य या नाभिक रख रखा है। जो अपन ने लक्ष्य नाभिक क्या रखा था अपन ने वही स्वर्ण पन्ने का। तो यहाँ पे क्या रखा है अपन ने जो लक्ष्य रखा है वही क्या अपना स्वर्ण पन्निका है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुंज जा रहा है वो क्या करेगा इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसका स्कैटरिंग होगी। तो स्कैटरिंग 5 डिग्री एंगल पे होगी या थीटा पे होगी, जो भी होगी। तो ये 5 माना है तो यहाँ 5 मान लेते तो ये क्या होगा अपना एक एंगल हो जाएगा, यानी वो क्या कहलाएगा अपना स्कैटरिंग एंगल कहलाएगा।
तो ये हो जाएगा अपना टोटल वैल्यूएशन। अब इसमें प्रोसेस कैसे होगा, देखो यहाँ पे त्वरक, तो सबसे पहले त्वरक का मीनिंग हो गया कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको त्वरित करता है। कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में, यानी मान सकते हैं कि त्वरक क्या करेगा, किसी भी पार्टिकल की v में परिवर्तन करेगा। यदि v में परिवर्तन करता है तो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास 1/2 mv²। यदि v चेंज होता है तो v यहाँ भी चेंज होगा, v चेंज होगा तो अपने पास काइनेटिक ऊर्जा भी क्या होगी, यानी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अपन कह सकते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ती है, तो वो मान सकते हैं कि अपन 550 MeV। यानी इसमें क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया था और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी मानी गई है, जो या फिर जो एनर्जी से त्वरित किया जाता है वो क्या अपना 550 MeV है। अब अपन बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई एक्सीलरेटर की। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज निकला तो वो कहाँ आएगा अपने पास स्लिट। तो स्लिट क्या काम करती है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा था उसको समांतर बनाएगी। समांतर यानी एक लाइन या एक स्पेक्ट्रम के रूप में बनाएगी। तो ये स्लिट क्या करेगा, उसको समांतर करेगा। फिर वही किरण पुंज कहाँ जाएगा, अपना चुंबकीय विक्षेपक में जाएगा। चुंबकीय विक्षेपक में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुंज अपना जो प्रकीर्णन कक्ष है। तो जो अपना मेन टारगेट क्या है वो है प्रकीर्णन कक्ष। तो प्रकीर्णन कक्ष में क्या होगा अपने पास, जैसे इलेक्ट्रॉन पुंज जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, स्वर्ण पन्नी से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद होगा अपने पास, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद होगा कि इसमें स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद इसका स्कैटरिंग होगी, या स्कैटरिंग से क्या होगा अपना 5 डिग्री एंगल बनेगा या थीटा बनेगा। तो इसके बाद है अपने पास चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो कैसा आता है अपने पास, घूर्णन अवस्था में। यानी मैं मान सकता हूँ ये वाला जो घूर्णन अवस्था में, यानी इस ओर से ये घूम सकता है। यानी जो भी अपने पास स्कैटरिंग होकर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, अपना जो भी स्कैटरिंग एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 डिग्री एंगल है, थीटा डिग्री एंगल पे घूम सकता है चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें जो मेन टारगेट है, वो मेन काम क्या है अपना, लक्ष्य या स्वर्ण का ही है। जो अपने पास गोल्ड की लेयर ली थी वो वाला। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जिससे टकरा के क्या होती है, इसकी स्कैटरिंग होती है। तो इसके कुछ आवेश घनत्व भी निकालते। तो आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं वो चीज देखते। तो अपन ने आवेश घनत्व की बात करते हैं। यदि आवेश घनत्व की बात करें तो देखो, चार्ज डेंसिटी आप जानते हो, आवेश घनत्व की परिभाषा से देखो, आवेश घनत्व क्या होता है अपने पास, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी जानते हो क्या होता है, रो इज इक्वल टू डी क्यू पॉल में डीवी। आप अच्छे से जानते हो। इसको मैं क्या करूँ, यदि डी क्यू इज इक्वल टू क्या करूँ, रो डीवी। अपन को क्या निकालना है, आवेश घनत्व निकालना है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या किया, रो डीवी। यदि संपूर्ण के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, संपूर्ण के लिए बात करें तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू का क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो ये भी क्या होगा अपने पास, रो डीवी। कौन सा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा डी क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू वी रो डी वी। अब अपन जानते हैं कि नाभिक कैसा मानते हैं, अपन गोलाकार मानते हैं। तो नाभिक का आकार कैसा होता है अपने पास, गोलाकार होता है। यानी जो वी होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आर उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। यदि यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, डी वी निकालना है। तो डी वी कितना होगा, 4/3 पाई। यदि स्मॉल आर लेते तो स्मॉल आर ले लेना। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा 3r² और साथ में क्या आएगा, डी आर। तो वो आ जाएगा अपने पास डी वी इज इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन। तो अब इसके बाद वॉल्यूम v का dv निकाल लिया। अब क्या करते हैं अपन, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। तो ये वाली वैल्यू आप इसमें रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यू रख सकते हो। तो 2 में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू, देखो क्यू तो ऐसे का ऐसे अपने पास, तो ये क्यू तो ऐसे का ऐसे आ गया। ये क्या आ गया, रो dv। तो देखो रो क्या अपने पास, रो ऐसे का ऐसे, dv क्या है अपने पास 4πr²। तो 4πr² और dr। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका आवेश हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपना, आवेश घनत्व के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो यही अपन को क्या निकालना था, इसको फाइंड आउट करना था। तो अपन कह सकते हैं कि जो नाभिक पर आवेश है वो कितना अपने पास, रो 4πr² dr है। अब ये q है, तो q किसका आवेश है, नाभिक का। और नाभिक का आवेश अपन ने कितना माना है, जो पहले से स्कैटरिंग में मानते आ रहे हैं। जो नाभिक पर आवेश कितना है अपने पास, जेड ही है। क्योंकि नाभिक पर आवेश कितना माना है अपन ने, जेड। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू रो 4πr² और dr। तो ये हो जाएगा इस पर की जो न्यूक्लियर पर चार्ज है वो कितना अपने पास, इतना है। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हो। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया,
ये लगभग अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक था अपने पास, क्योंकि ये ऑफिस्टेडर एक्सपेरिमेंट मैंने बाद में इसलिए कराया है क्योंकि ये जुड़ा हुआ था अपने किससे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, या रदरफोर्ड का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन था, जो अपन ने इम्पैक्ट पैरामीटर B इज इक्वल टू के अपॉन में 2e cot phi बाय 2 करके जो रिलेशन निकाला था, इससे जुड़ा हुआ था। तो इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा अपने पास वो वाली टर्म। तो अपने पास मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये हॉफस्टेडर एक्सपेरिमेंट यदि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, यदि उसमें आवेश निकालने का पूछा जाए तब तो ये करना है, यदि एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो ये डायग्राम बनाना और इसकी थ्योरी लिखनी है। और यदि जो मैं अपन ने इससे जस्ट पहले पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था अपने हॉफस्टेडर का, क्या निकाला था, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला था पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जो अपन कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा को अपन ने निकाला था जो किसके इक्वल आया, किस पर डिपेंडेंट आया था, कोसेक 4/2 के। तो ये वाली चीज है। तो एक चीज ध्यान रखना इसमें, एक तो जो बी डिपेंड कर रहा है, यानी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार, यानी जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुआ है हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है कि अपने पास एक तो पूछता है कि जो बी डिपेंड कर रहा है वो तो किस पर कर रहा है अपने पास, देखो cot 5/2 पे। यदि सिग्मा की बात करें तो सिग्मा किस पर डिपेंड कर रहा है अपने पास, कोसेक 4/5/2 पे। कई बार इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, ये ऑप्शन ना देके ऐसे भी दे सकते हैं sin 4/5/2 पे। तो ये सब क्या है, सब सही आंसर है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ऑप्शन ऐसे ही देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यदि वो पूछता है कि सिग्मा किस पर डिपेंडेंट है, यदि सिग्मा की बात करता है तो सिग्मा किस पर है, या तो कोसेक 4/5/2, या फिर अपन ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऐसा हो सकता है। तो ये, और यदि वो पूछता है कि बी किस पर डिपेंडेंट है, तो बी को ध्यान रखना है कि बी हमेशा किस पर डिपेंडेंट है, cot 5/2 पे। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही हमेशा कंफ्यूज करता है। तो ये वाला हो जाएगा अपने पास हॉफस्टेडर एक्सपेरिमेंट। तो अपना ये लास्ट चैप्टर था, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के बाद अपने जो नेक्स्ट स्टेप है, जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन सीरीज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताएंगे आपको। और इसके बाद जो अपने पास टेस्ट सीरीज होगी वो में लगभग 15-20 क्वेश्चन है, तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपको वो सॉल्व करके भेजने भी है, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो सभी को पता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड हो, अदर कॉलेज के फ्रेंड है या और कोई कॉलेज के फ्रेंड है जो बीएससी बेस के हैं, एमएससी बेस के हैं, 12th बेस के हैं। तो अभी जो न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है वो अभी 12th लेवल की थी, अब अपन बीएससी पे आएंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर था यूनिट फर्स्ट का। तो लगभग यूनिट फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, बहुत जनों को ये भी नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करना है चैनल को। तो सब्सक्राइब के लिए मैं बता देता हूँ कि जो यूट्यूब आप चैनल ओपन करते हो तो उसमें रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है। यदि आप उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद आपको क्या, एक घंटे का निशान आएगा, यानी बेल का आइकॉन दिखेगा। उस बेल को क्या करना है, ऑल पर क्लिक करना है। तो बेल दबाते ही आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, ऐसा। तो उसमें ऑल करके आपको कर देना। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। उस बेस पे आप वीडियो को आराम से कभी भी देख सकते हो, और यूट्यूब पर हमेशा के लिए सेव है, तो आप आराम से देख सकते हो, ना इसकी कोई फीस है। तो आप जब भी आपके पास फोन की सुविधा हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और सभी को देखना कैसे है, सभी को ईयरफोन लगा के या फिर स्पीकर कनेक्ट करके देखना है, ताकि आपको अच्छे से आपका पूरा कंसंट्रेशन माइंड एक ही जगह पर रहे। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान करनी है। और सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना है। तो जितना आप सब्सक्राइब करोगे उससे मैं ज़्यादा कंटेंट अच्छा से अच्छा लेकर आऊँगा, और इसी तरह आपकी ये क्लासें चलती रहेगी। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, यदि कोई पीडीएफ की जो ये आपके इसके नोट्स है, वो नोट्स इस वीडियो के एंडिंग में मिल जाए। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर से ऐसे ही काम करेंगे अपन। जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे, जैसे कि आज का टॉपिक पढ़ा, उसके लास्ट में वीडियो के एंड में क्या मिल जाएगा, आपको उसकी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको नोट्स की पीडीएफ देखने के लिए पहले आपको वीडियो को अच्छे से देखना, उसको अच्छे से समझना है, फिर आपको पीडीएफ देखनी है। और पीडीएफ से आप जैसा भी चाहो, स्क्रीनशॉट से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेके अगर जेरॉक्स करवाना है तो जेरॉक्स करवा सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना हॉफस्टेडर एक्सपेरिमेंट, और इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद।